नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस एंड पी खाटंजलि में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग बना चुके थे और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हम ये जान लेते हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं क्या कि द्विघात समीकरण क्या होता है। चैप्टर का नाम ही है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो होता है वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ ax² प्लस bx प्लस c क्या है, मेरा द्विघात समीकरण है। ये मेरा क्या है, द्विघात समीकरण। और हमेशा आपको जो द्विघात समीकरण देखने को मिलेगा वो इसी फॉर्म का मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक कंडीशन है कि मेरा a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर a मेरा 0 हो गया और 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा का पूरा वो 0 बना देता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाला पद मेरा गायब हो जाएगा। और जब मेरा ये पद गायब हो जाएगा तो मेरा बचेगा bx प्लस c और x का पावर 1, तो मेरा एक पावर हो गया, यानी इसका पावर क्या हो गया 1, घात क्या हो गया 1। और जब घात 1 होगा तो ये मेरा रेखिक समीकरण कहलाएगा। उस कंडीशन में ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसका a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। b और c मेरा 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना? लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b और c कोई भी क्या हम अंक को रख सकते हैं, कोई भी नंबर को रख सकते हैं। a की जगह 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू को आप रख सकते हैं, b की जगह भी और c की जगह पर भी। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये देखिए इसी फॉर्मेट पे है, इसी फॉर्मेट पे है। इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये भी मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है, सारा का सारा द्विघात समीकरण का उदाहरण है। क्योंकि देखिए x² है, x² है, सबसे बड़ा घात जो है, सबसे बड़ा पावर वो है 2, इसीलिए ये सारा का सारा क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है, सारा का सारा द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ रही है? देखिए जरूरी नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये x वाला टर्म नहीं है, b नहीं है, यानी b यहाँ पे क्या है, 0 है। इसलिए क्या है, 9x² प्लस 25 इक्वल टू 0 है। यानी कि यहाँ पे क्या है, b वाला टर्म 0 है। जब b वाला टर्म मेरा 0 है तो भी ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि x का पावर अभी भी 2 है। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या किए हैं, द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण का 2 प्रकार होता है। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये आपको पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। बेसिक का मतलब हो गया कि आपको इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिक का मतलब एकदम बिल्कुल बच्चे लेवल का। ठीक है ना? तो द्विघात समीकरण का 2 प्रकार होता है। पहला होता है शुद्ध समीकरण यानी शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे जानेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है और अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है वैसा द्विघात समीकरण जिसमें b वाला टर्म यानी कि x पे पावर 1 वाला जो टर्म होता है वो गायब होता है, उसको हम लोग कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। और वैसा द्विघात समीकरण जो कि पूरा टर्म, तीनों पद होगा जिसमें, यानी ax² प्लस bx प्लस c सारा का सारा रहेगा, वो मेरा अशुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा ax² है प्लस c बराबर 0 है, यानी कि ये जो bx है इसमें b वाला जो टर्म है वो 0 है। यहाँ पे b वाला टर्म क्या है, 0 है, b वाला टर्म है ही नहीं, यानी कि bx वाला टर्म नहीं है। तो जब bx वाला टर्म नहीं होगा तो वो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा, और जब होगा वो अशुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहां तक बात अगर समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिएगा, जैसे 9x² माइनस 25 बराबर 0, यहां पे x वाला टर्म नहीं है, x² वाला तो टर्म है लेकिन x वाला टर्म नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसमें भी देखिए 16x² माइनस 81 इक्वल टू 0 है, इसमें भी x वाला टर्म नहीं है, इसलिए ये भी मेरा क्या कहलाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन ये देखिए पूरा का पूरा फॉर्मेट पे बैठा हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ax² प्लस bx प्लस c, जैसे 2x² है माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट पे बैठा हुआ है, इसलिए ये मेरा अशुद्ध द्विघात समीकरण है। ये भी मेरा अशुद्ध द्विघात समीकरण है। अब अगर आपको अशुद्ध और शुद्ध में अंतर पता चल गया हो तो आइए इसको हम बताते हैं कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। अभी देखिएगा, ये पूरा का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में बैठा हुआ है ना, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये मेरा क्या हो गया, अशुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। कैसा समीकरण हुआ, अशुद्ध
समीकरण हो गया। आप यहाँ लिखिएगा अशुद्ध द्विघात समीकरण, जगह नहीं होने के कारण हम लिख देते हैं अशुद्ध समीकरण हो गया। अब देखिए ये भी प्रॉपर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया ना, तो ये भी मेरा क्या होगा, अशुद्ध द्विघात समीकरण होगा। यानी कि अशुद्ध द्विघात समीकरण ना लिख करके हम सिर्फ हाइफन का साइन दे देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0, x वाला टर्म गायब है, और अभी आपको बताया कि जब x वाला टर्म गायब हो तो वो क्या कहलाएगा, शुद्ध समीकरण कहलाएगा। और एक और बाबू, आप इसको लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, नोट्स बनाइएगा, आपको फायदा बहुत होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, शुद्ध समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया बाबू, शुद्ध समीकरण, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर भी देखिए x वाला टर्म यहाँ पर भी गायब है, तो ये भी हो जाएगा आपका शुद्ध समीकरण। कैसा समीकरण होगा, शुद्ध समीकरण। देखिए इसमें देखिए आपका क्या है, 7x स्क्वायर है प्लस 3x है, यानी x वाला टर्म है। जब x वाला टर्म होगा तो वो क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा, यानी ये हो गया अशुद्ध समीकरण कहलाएगा। कैसा समीकरण कहलाएगा, अशुद्ध समीकरण। अब ये बताइए, बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि ये x वाला टर्म गायब है सर, इसमें x वाला टर्म नहीं है। जब x वाला टर्म नहीं रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्ध, सॉरी, उसको हम लोग कहते हैं शुद्ध समीकरण। क्या कहते हैं, शुद्ध समीकरण कहते हैं। तो शुद्ध समीकरण आपको समझ में आ गया। चलिए, मेनली आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ना था, यानी वीडियो में आपको बताए थे कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, उस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे, समीकरण में लाए थे। लेकिन अब जो हम लोग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन में आपको दिया रहेगा, उस इक्वेशन को हल करना रहेगा, उस इक्वेशन को सरल करना रहेगा। तो देखिए, शुद्ध समीकरण और अशुद्ध समीकरण, शुद्ध समीकरण को हल करने का भी कुछ तरीका होता है और अशुद्ध समीकरण को भी हल करने का कुछ तरीका होता है। तो देखिए, अब हम लोग शुद्ध समीकरण को किस तरीके से हल करेंगे, अशुद्ध समीकरण को किस तरीके से हल करेंगे, अब वो जानेंगे। उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि क्लास 9th में ही आपको एक पढ़ना था गुणनखंड। गुणनखंड में क्या था कि मध्य पद को विभक्त करके आपको गुणनखंड निकालना था। अब हम लोग भी वही क्लास 9th का ही सेम चीज हम क्लास 10th में भी करेंगे। इस द्विघात समीकरण को भी गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक उदाहरण दिया गया है, 9x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, इसका गुणनखंड करना है। और ये कैसा समीकरण है, ये एक शुद्ध समीकरण है। तो शुद्ध समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने का यहाँ पे आपको स्टेप लिखा हुआ है। पहला स्टेप में क्या करना है कि समीकरण के सभी पदों को LHS की ओर लाए तथा उसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में बदले। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, आपको समीकरण क्या दिया हुआ है, आपको समीकरण दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। ये समीकरण है। बराबर के उस साइड वाले को कहते हैं RHS और इस साइड वाले को कहते हैं LHS। तो यहाँ पे कह रहा है समीकरण के सभी पदों को LHS की ओर लाए। तो देखिए, बराबर की इस साइड LHS है, तो सभी पद तो इधर ही है, उधर तो सिर्फ और सिर्फ 0 है, यानी कि सभी पद इधर है, यानी कि पहला मेरा स्टेप कंप्लीट है। दूसरा कह रहा है इसी में, सॉरी, पहला स्टेप में ही कह रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में भी बदलना है। तो आइए बदलते हैं। हम इस 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, माइनस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बराबर में 0। तो देखिए मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में कहता है LHS के पदों को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b के रूप एक b के सूत्र लगाकर गुणनखंडित करें। यानी कि एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो a प्लस b और a माइनस बी के बराबर होता है। ये मेरा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आइए इस पे बैठाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ रहा है, तो आइए बैठाते हैं। तो ये क्या होता है, a प्लस बी होता है। तो a की जगह यहाँ क्या है, 3x है, तो 3x हो जाएगा। b की जगह क्या है, तो b की जगह यहाँ 5 है, तो 5 हो गया। वैसे ही 3x माइनस 5 और यहाँ पे बराबर में 0 है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कह रहा है थर्ड स्टेप में कह रहा है अब प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर कर दें। यानी इसको भी शून्य के बराबर करना है, इसको भी शून्य के बराबर करना है। यानी कि 3x प्लस 5 बराबर 0, ये भी 0 के बराबर हो गया, और 3x माइनस 5 बराबर 0, ये भी 0 के बराबर हो गया। अब देखिएगा 3x ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाता है, और x बराबर क्या हो गया, माइनस 5/3 हो गया। यानी x का मेरा एक वैल्यू निकल गया। अगर हम यहाँ बात करें तो 3x ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, 5/3। तो देखिए यहाँ पर भी x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया माइनस 5/3 और यहाँ x का वैल्यू आ गया 5/3। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस ये हो गया गुणनखंड निकालने का। अगर शुद्ध समीकरण दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है ना। इसका एक और स्टेप है, ये आपको है ना, ये आपका मान लीजिए मेथड 1 है, ये फर्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड। इसी को आपको है ना सेकेंड मेथड से बना के दिखाते हैं। देखिए सेकेंड मेथड,
अगर इसी को सेकेंड मेथड से बनाना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। देखिए कितना आसानी से सेकेंड मेथड से भी बन सकता है। हमको क्वेश्चन है 9x² - 25 = 0, ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पे 9x² हुआ ना, ये प्लस 25 उधर जाएगा, सॉरी माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर x² हमको निकालना हो तो 25 है और नीचे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा, रूट जाएगा, तो 25 बट्टे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ x = क्या हो गया, 25 का मेरा 5 निकलेगा और 9 का मेरा 3 निकलेगा। लेकिन जब रूट से निकलता है तो वो प्लस माइनस में निकलता है, यानी उसके पास प्लस और माइनस दोनों साइन होता है। तो हम क्या करते हैं, x बराबर एक बार क्या होगा, 5/3 हो जाएगा और x बराबर एक बार हो जाएगा -5/3। देखिए यहाँ पर भी दो फॉर्मूला निकल गया हल, x का एक बार 5/3 निकला और दूसरा x का निकला -5/3। देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ निकला था, तो यानी कि इस मेथड से भी आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग अशुद्ध समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं, अब हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अशुद्ध द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने का तरीका सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 2x² - 5x + 3 = 0, यानी कि गुणनखंड विधि से 2x² - 5x + 3 = 0 को हल करना है। ये देखिए आपको देखने से क्या लग रहा है, ये क्या है, एक मेरा, ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा ये एक अशुद्ध समीकरण है। कैसा है, अशुद्ध समीकरण। और अशुद्ध समीकरण को हल करने का यहाँ पे आपको तरीका दिया गया है। तो देखिए इस तरीका को पढ़ते हैं और डिट्टो हम बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x² - 5x + 3 = 0। हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप क्लास 9th में हल कर चुके हैं और उस विधि का नाम था गुणनखंड विधि, या फिर उसी को हम लोग कहते थे कि मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को तोड़ करके हम लोग गुणनखंडित करते थे। सेम प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर भी लाएंगे, लेकिन आपको काफ़ी आसानी से समझाते हैं कि देखिए ये प्रोसेस को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे इसका उपयोग करते हैं। और हम आपको गारंटी देते हैं कि इस प्रोसेस को आप अगर एक बार देख लीजिएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हर तरह के गुणनखंड को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कर रहा है दिए गए समीकरण को ax² + bx + c के रूप में बदले। तो देखिए यहां पे पहले ही बदला हुआ, ax² + bx + c के रूप में पहले ही बदला हुआ है, इसको यानी कि पहला मेरा क्या स्टेप कंप्लीट है। और अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो पहले इस फॉर्म में बदलेंगे, अदरवाइज आपका दिक्कत होगा। अभी दूसरा कर रहा है a तथा c को गुना करे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ax² होता है, यानी a आगे वालों को a कहते हैं और पीछे वाले को c कहते हैं। तो a और c को क्या करना है, गुना करना है। तो दूसरा स्टेप में कहता है a और c को गुना करना है, यानी ac करना है। तो यहाँ पे 2 और 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 6। क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, अब AC का जो गुणनखंड हो करेंगे, अब AC जो आया यानी गुना करने पर जो 6 आया उसका गुणनखंड करेंगे, अपने मन से करते हैं। तो 2 तिया क्या हो गया, 6 और 3 का 3 हो गया, ठीक है। यानी कि जब गुणनखंड किए तो क्या मिला, 2, 3 और 1 मिला। क्या मिला, 2, 3 और 1 मिला। अब क्या कर रहा है कि अब यह स्टेप सर से जाने, यानी कि अब हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे बनेगा। देखिए हमको मध्य पद को विभक्त करना है, यहीं पर मेन फंडा है। पहला काम a और c को गुना करना है, a और c को गुना करने के बाद उसको गुणनखंडित करना है। अब देखिए क्या करना है, एकदम दिमाग को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दीजिए। सबसे पहले इस वाले टर्म को हम लिख देते हैं, एकदम नहीं चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे वाला को और एकदम पाछे वाले को एकदम जरा सा भी नहीं छुएंगे और टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो करेंगे यहाँ पे करेंगे। देखिए हमको क्या करना है, 3 के आगे क्या है, प्लस है ना, तो जोड़ करके हमको -5 लाना है, हमको जोड़ करके -5 लाना है। तो देखिए अगर हम करें 3 दूनी क्या होगा, 6, 3 दूनी क्या होगा, 6 और 6 और यहाँ पे 1, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो मेरा तो 7 आ जाएगा, ये नहीं हुआ, ये मेरा क्या हुआ, नहीं हुआ। तो अभी एक और देखिए, अगर हम 3 में 2 जोड़ देंगे, 3 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए कह ही रहा था कि जोड़ करके हमको -5 लाना है, लेकिन मेरा +5 आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ -3 कर देंगे और -2, माइनस होता है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -5। तो ये प्रोसेस को आपको याद रखना है बाबू, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लस करके -5 लाना है, तो प्लस किया, देखिए माइनस क्या किया, प्लस ऑपरेशन क्या लगा, प्लस का ना, लेकिन आ गया क्या, -5। तो इसको लिख दिए, यहाँ पे -3 है तो -3, लेकिन x वाला टर्म है ना तो x लिखेंगे, -2 तो -2x लिखेंगे और +3 का +3 उतार लिए, बराबर में 0। तो देखिए कोई अंतर नहीं कि हम बस क्या किए, लिखने का। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमको 6 लिखना था ना, हम लिख दिए 3 × 2, क्या अपराध कर दिए, नहीं ना। अगर हमको लिखना था 8 ना, तो हम लिख दिए 4 × 2, तो कोई अपराध नहीं किए, वही सेम काम कर दिए।
-5x ना लिख करके -3x और -2x, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और माइनस का माइनस आ गया। कोई अंतर नहीं किए हैं हम लोग, ठीक है ना, लेकिन हमको ज़बरदस्त फायदा हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम इस दोनों में कॉमन ले तो मेरा x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि x तो कब बाहर ले लिया। ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो ये दोनों में कॉमन आएगा 1, क्या आएगा 1, तो इसके पास क्या बचेगा पूरा 2x कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा -3 और बराबर में तो 0 तो है ही। देखिए 2x -3 2x -3 दोनों के पास है, इसका मतलब ये मेरा सही है। तो 2x -3 मेरा क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन, यानी 2x -3 कॉमन, इससे 2x -3 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा x और इसके पास क्या बचेगा -1 और बराबर में हो गया 0। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2x -3 दोनों के पास था, उसको हम बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए। जब इसके पास से हम ले लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, तो x को लिख दिए और इससे भी 2x -3 ले लिया तो क्या बचा 1 लिख दिए। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर रहा है अब दोनों में कॉमन ले ले, तो दोनों में हम कॉमन ले लिए, कर रहा प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करें, जैसा ही इसमें किए थे डिट्टो ऐसे कर देंगे, यानी कि 2x -3 बराबर 0, इसको अभी हम 0 कर दिए, इसको भी 0 कर देंगे, यह मेरा x -1 बराबर 0, दोनों को हम क्या कर दिए 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे हल करेंगे, आगे क्या करेंगे हल, यानी 2x बराबर हो गया 3, क्यों पर माइनस उधर चला गया तो प्लस हो गया, तो x बराबर यहाँ क्या आ गया 3/2 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 3/2 और यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू क्या आ गया -1, उधर जाएगा तो +1, x का वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आ गया ना, तो आप लिख दीजिएगा था, अतः दिए गए समीकरण का 2 गो हल है, क्या x बराबर 1 और x बराबर 3/2, तो यहाँ पे 2 गो हल निकल गया। तो यही है गुणनखंड, हम लोग इसी तरीके से गुणनखंड निकालेंगे। और चूंकि इसमें मध्य पद को विभक्त किए, मध्य पद को तोड़े, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड निकाले हैं। बात समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग उदाहरण की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 यानी उदाहरण नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 कहता है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। हमको क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। और एक और बात है कि उदाहरण नंबर जो 3 था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वही उदाहरण नंबर 3 था, ठीक है ना, तो उसको आप उदाहरण नंबर 3 मान लीजिएगा, ये उदाहरण नंबर 4 है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया गया है कि ये हमको एक क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पता करना है कि ये समीकरण कैसा है। तो ये समीकरण कैसा है, ये समीकरण एक अशुद्ध समीकरण है, और क्योंकि अशुद्ध समीकरण ax² + bx + c = 0 अशुद्ध समीकरण है, तो अशुद्ध समीकरण वाला स्टेप लगाएंगे। तो आइए इसको अशुद्ध समीकरण वाला स्टेप लगाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 6x² - x - 2 = 0, ये हमको दिया हुआ है। तो अब हम आप लोग प्रोसेस को धीरे धीरे जानिएगा। सबसे पहले क्या काम करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आगे वाला को और पाछे वाला को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा 12। अब उस 12 को क्या करेंगे, गुणनखंडित करेंगे, तोड़ेंगे टुकड़ा टुकड़ा में। तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है, गुणनखंडित कर दिए। हमको अब क्या करना है, ऑपरेशन क्या लगाना है कि माइनस करके -x लाना है, माइनस करके -x। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 2 दूनी क्या होता है 4, और 4 में अगर 3 घटाएंगे, 4 में क्या घटाएंगे 3, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको -1x लाना है, तो क्या करना होगा -4, सॉरी हम साइन को पलट देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 गया तो 1, और बड़ा है ये तो माइनस हो गया। तो आइए ऑपरेशन सबसे पहला वाला उतार लेंगे, तो 6x² हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -4x, यहाँ हो जाएगा +3x, और यहाँ पे -2 को उतार के बराबर में 0। देखिए -4x + 3x -x हो जाएगा, आप घटाइएगा तो आपको उतना ही पूछ जाएगा। अब आइए कॉमन लेते हैं, तो ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 2 आएगा। इसके पास दोनों में x है तो x भी कॉमन आएगा, तो इसके पास बचेगा 3x, तब ना 3 दूनी 6 और x गुना x² हो जाएगा, और बचेगा क्या, इसके पास 2, इसके पास बचेगा 2। ये दोनों में कॉमन आएगा क्या, कुछ नहीं, तो 1 आएगा, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 2 और बराबर में आ गया 0। अब देखिए 3x - 2 इसके पास भी है, 3x - 2 इसका पास भी, यानी कि हम जो प्रोसेस आगे अपना रहे हैं वो सही है। तो हम क्या करेंगे, 3x - 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसके पास क्या बचेगा 2x, इसके पास क्या बचेगा +1, अब बराबर में 0। ये जो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, यानी कि 3x - 2 = 0 होगा, और यहाँ पर 2x + 1 = 0। और ये वाला जो काम करना है आपको, ये वाला काम रफ में करना है। कहाँ करना है, रफ में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3x बराबर में क्या हो गया 2, x बराबर में क्या हो गया 2/3,
यहाँ x बराबर हो गया आपका 2/3। और यहाँ पे देखिए यहाँ 2x बराबर क्या हो गया, 1 उधर जाएगा तो -1 और x बराबर में हो गया -1/2। ये x का क्या आ गया, 2 गो हल आ गया। देखिए इसी को हम लोग x का 2 गो जो हल आया इसी को हम लोग शून्य कह देंगे इस बहुपद का, या इस समीकरण का, या इस द्विघात समीकरण का, या इसी को हम लोग मूल कह देंगे। क्या कर देंगे, मूल। ठीक है ना, तो इसको मूल कहिए, हल कहिए, शून्य कहिए, तीनों एक ही चीज है। तीनों क्या है, एक ही चीज है। तो हम यहां लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का 2 मूल क्रमशः क्या है, 2/3 तथा -1/2 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा स्लाइट अंतर होगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 3x² - 2√6x + 2 = 0। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कैसा समीकरण है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो देखने से लग रहा है कि ये अशुद्ध समीकरण है, और जब ये अशुद्ध समीकरण है तो अशुद्ध वाला रूल लगेगा, आपको मालूम है। अब आइए अशुद्ध वाला रूल लगाते हैं। उसके पहले आपको बताए थे कि हम यहाँ क्या करेंगे, रफ लिख लेंगे, ROUGH, और रफ ही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले आगे वाला और पाछे वाला को गुना करेंगे, तो 3 और 2 गुना होगा तो 6 होगा, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, अब हम आपको बताए थे ये प्लस करके -2√6 लाना है। मेरा मकसद क्या है, 2√6 लाना माइनस में। लेकिन देखिए अगर 3 में 2 जोड़ते हैं तो मेरा 5 आता है, और 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4 आता है, 3 दूनी 6 में 1 जोड़ते हैं तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर √6 को √6 के साथ जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं। वैसे ही अगर हम -√6 और -√6 करें तो -2√6 होगा, और हमको यही तो लाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अलग से दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3x² का 3x² हो जाएगा, माइनस में यहाँ √6x हो जाएगा, और यहाँ -√6x और +2 = 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अभी देखिए आपके समझने के लिए हम थोड़ा सा इसी को यहाँ पे लिखते हैं। आपके समझने के लिए हम लिखते हैं 3x² - -√6x +2 = 0। यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा गौर कीजिएगा। हम बताइए √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। वैसे ही 3 को हम √3 × √3 लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और x² है तो हम इसको x × x लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए √6 को हम लिख देते हैं √3 × √2, तो 3 दूनी 6 होता है, और √x को √x। वैसे ही यहाँ पे √6 को हम लिख देते हैं √3 × √2 और x का x है। तो देखिए ये हो गया 3 और x² हो गया। यहाँ पे √3 × √2 √6 और x का x √6x हो जाएगा। यहाँ पर भी √6x। हम 2 को क्या लिखते हैं, 2 को लिख देते हैं √2 × √2। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखिएगा इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, कॉमन ले लीजिए। चलिए √3 मेरा कॉमन आ गया, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x भी कॉमन आ गया। तो देखिए √3 और x इससे कॉमन आ गया, तो इसके पास क्या बचा, √3 बचा और यहाँ x बचा। ठीक है, माइनस √3 और x इससे भी कॉमन लिए थे तो क्या बचा, √2 बचा कि नहीं। वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस का माइनस, इसमें देखिएगा √2 इसमें भी है और √2 इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा। और कुछ तो में ही मैच कर रहा है, तो इसके पास बचेगा √3 और x का x, और इसके पास कुछ नहीं तो बचेगा क्या, √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2। तो हम यही चीज़ को हम सीधा यहाँ लिख लेते हैं। जब ये दोनों में कॉमन लेंगे तो √3x क्या आएगा, मेरा कॉमन में आएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, वापस से √3x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा √2। ठीक है, और इस सब में कॉमन क्या आएगा, √2। तो इसके पास क्या बचेगा, √3x, और यहाँ पे आएगा √2। अब बराबर में आ गया 0। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये स्टेप लिखा जाता है, लेकिन ये स्टेप कहाँ से आता है, यहाँ पर से। बात समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए आप इस स्टेप को यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखिएगा √3x - √2 √3x, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, √3x - √2। यहाँ पर क्या आ गया, दोनों में कॉमन है तो हम ले लेते हैं √3x - √2 कॉमन आ गया, तो इसके पास क्या बचेगा, √3x
और इसके पास बचेगा -√2 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। देखिएगा एक बार ये 0 और एक बार ये 0 आपको अभी बता दिए हैं। तो मेरा हो जाएगा √3x -√2 बराबर में 0 हो गया, और एक बार में √3x -√2 बराबर 0, एक बार ये 0 हो गया। तो देखिएगा तो √3x, अब √2 उधर जाएगा तो मैं प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया √2/√3। इसी को हम एक ही रूट में डाल देते हैं तो क्या होगा 2/3। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया। या तो हम ऐसे करेंगे √3x उधर जाएगा तो √2, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या होगा √2/√3। तो यहाँ पर भी देखिए x का सेम वैल्यू आएगा 2/√3। यहाँ पर भी x का देखिए 2 वैल्यू आ गया। तो ये क्या हो गया x का 2 मूल्य निकल गया ना। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का दो मूल क्रमशः √2/3 तथा √2/3 है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 कहता है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएँ ज्ञात करना है। तो आप जब चैप्टर हम स्टार्ट किए थे तब आपको है ना उसको द्विघात समीकरण का उपयोग बताए थे कि द्विघात समीकरण का क्या उपयोग है। तो वहाँ पे एक समीकरण निकाले थे लेकिन उसको हल नहीं किए थे, उसी समीकरण को हमको हल करना है। देखिए उस समीकरण में क्या था, कहा था कि एक 300 मीटर स्क्वायर का एक क्या है प्रार्थना कक्ष है, 300 मीटर स्क्वायर का एक प्रार्थना कक्ष आयताकार, और उसमें जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है। तो हम मान लेते थे कि चौड़ाई जो मेरा है वो क्या है, चौड़ाई x है, तो जो लंबाई होगा 2 गुना से 1 अधिक है, 2 गुना यानी 2x, और 1 अधिक है तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई क्या मान लेते हैं x, तो लंबाई क्या होगा 2 गुना से 1 अधिक होगा तो 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन में कह रहा था कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब आयताकार प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल कितना था 300 मीटर स्क्वायर था। अब बताइएगा आयताकार प्रार्थना कक्ष रहे या कुछ भी रहे उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और वो कितना हो गया 300 हो गया। अब देखिएगा कि लंबाई हमको कितना दिया हुआ है 2x + 1 दिया हुआ है ना, चौड़ाई कितना है x, अब बराबर में क्या हो गया 300 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² होगा, और यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया 300। द्विघात समीकरण बन गया। सबसे पहले क्या करना है, ax² + bx + c के रूप में लाना है ना, तो हम उसके लिए क्या करना होगा 2x² + x, इसको इधर लाएंगे तो -300 होगा, अब बराबर में 0। आइए इधर रफ भी करते चलते हम लोग। देखिए पहला काम a और c को गुना करेंगे तो 300 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 600। आइए 600 को हम तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 × 6 0 0, फिर 2 से 150, फिर 2 से होगा 2 × 7 14 75 हो जाएगा। ठीक है। फिर 3 से होगा 3 दूनी 6 3 5, फिर 5 से होगा 5 25। अब हमको क्या करना है 5 × 5 हमको घटा करके 1x लाना है। कितना लाना 1x, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, घटा करके। तो देखिए 5 25 हुआ, और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। जब हम 24 में 25 घटाते हैं तो देखिए मेरा 1 आता है ना, तो लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x² + 25x - 24x - 300 बराबर में 0। ठीक है। क्योंकि 25 में जब 24 को घटाते हैं तो मेरा x लाता है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हो गया 2x, और यहाँ पे बचेगा क्या 25 बचेगा। इसमें कॉमन क्या आएगा, देखिए इसमें 12 कॉमन आएगा। क्या आएगा कॉमन 12। आप जब घर में देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें 12 कॉमन आएगा। तो 12 जब इसे कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 25 बचेगा, अब बराबर में 0। देखिए 2x + 25 2x + 25, यहाँ पे दोनों में सेम आ गया तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो
तो यहाँ पे 2x प्लस 25 मेरा क्या हो जाएगा कॉमन। तो इसके पास क्या बचेगा x और इसके पास क्या बचेगा 12 और बराबर में क्या हो गया 0 हो गया, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। तो एक बार ये 0 एक बार ये 0, आइए ध्यान दीजिएगा। तो 2x प्लस 25 बराबर में 0, तो यहाँ पे 2x बराबर में क्या हो जाएगा -25 और x बराबर में क्या आएगा -25/2। यहाँ पे x का मान आ गया। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा x - 12 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 12 आ गया। अब देखिए x का मान आ गया है -25/2 और x का मान 12 और x क्या था मेरा चौड़ाई था ना। अब बात यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि बताइए हम इस मान को माने कि इस मान को माने। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बताइए क्या कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब ऋणात्मक होता है? नहीं होता है। कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। तो ये ऋणात्मक वाला क्या हो जाएगा नहीं होगा। तो x का मान क्या होगा ये होगा। तो हम लिखेंगे अतः चौड़ाई जो निकलेगा मेरा वो निकलेगा x और वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है। ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई है 2x + 1, तो 2x की जगह क्या है 12 + 1 यानी 12 दूनी 24 और 1 25 यानी 25 मीटर मेरा क्या निकल गया लंबाई और चौड़ाई 12 मीटर निकल गया। तो यही है द्विघात समीकरण का उपयोग। देखिए द्विघात समीकरण को जब गुणनखंड विधि से हम हल किए तो देखिए लंबाई चौड़ाई मिल गया। तो इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ द्विघात समीकरण का उपयोग। चलिए अगर आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा कि समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिख करके जरूर भेजिए। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ेंगे।